हे भगवान, मेरी गाय माता बेचारी भूखी है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से भगा दिया। मैं तो उनको खाना कैसे खिलाऊं माता, कैसे? इतने में वहां से प्याज बेचने वाला निकला। भैया थोड़े से प्याज दे दो, मेरी गाय माता भूखी है। अरे बहन जी, गाय को चारा खिलाओ, प्याज नहीं खिलाते। इतने में ममता ने उसके ठेले से एक प्याज उठाया और गाय को खिलाने लगी। हैं? अजीब औरत है। खैर वो आदमी वहां से चला गया। इधर गाय ने जैसे ही प्याज खाया वैसे ही उसके शरीर पर प्याज उगाए। ममता ये देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ गाय माता? दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़का विक्रम अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी और किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। ये लोग किसको घेर कर खड़े हैं? देखना पड़ेगा। विक्रम अपनी कार से उतरा और भीड़ के पास पहुंचा तो देखा एक लड़की ममता अपनी गाय को पकड़कर रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाय माता नहीं बेचूंगी। अरे काका, कौन है ये लड़की? ये गाय को पकड़कर क्यों रो रही है? क्या बताए बेटा, इसकी माँ कल ही चल बसी, बेचारी अनाथ हो गई है। इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया है। सरपंच के आदमी हर रोज इसे धमकी देकर चले जाते हैं। इसलिए हमने इससे कहा कि अपनी गाय बेचकर कर्जा चुकता कर दो, पर यह है कि अपनी गाय बेचने को तैयार ही नहीं। माँ के जाने के बाद मेरी गाय ही मेरा सहारा है। मैं खुद बिक जाऊंगी पर अपनी गाय को नहीं बेचूंगी। अब चिंता मत करो, आपकी गाय नहीं बिकेगी। विक्रम तुरंत ममता और बाकी गांव वालों के साथ सरपंच के पास गया और सारा कर्जा चुकता कर दिया। अरे बाबूजी, इसका कर्जा तो आपने चुका दिया, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कभी ना कभी तो इसे अपनी गाय बेचनी ही पड़ेगी। उसकी फिक्र आप मत कीजिए सरपंच जी। चलो ममता, हम दोनों अभी शादी करेंगे। विक्रम ने मंदिर में जाकर उसी वक्त ममता से शादी कर ली। फिर उसे और उसकी गाय को लेकर सीधा अपने घर आ गया। ममता के ससुराल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद थे। अचानक इस तरह उन लोगों को देखकर सारे लोग दंग रह गए। विक्रम, ये क्या? ये किस गवार से शादी कर ली तूने और ये जानवर किसका है? माँ जी, ये कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी गाय माता है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। विक्रम ने पूरी कहानी अपने परिवार को बता दी। बेटा, ये तो तूने बहुत पुण्य का काम किया। किसी अनाथ को सहारा दे दिया तूने। क्या खाक पुण्य का काम किया इसने? अरे शादी हमें अपने लेवल के हिसाब से करनी चाहिए। इस गवार का कोई लेवल है हमारे सामने? सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो इसे अपनी देवरानी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं भी इन्हें अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते। अब चलो, छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। अपनी इस गाय को घर के पीछे बांध दे जाकर, वरना हर तरफ गंदगी फैलाएगी। खैर किसी तरह उन लोगों ने ममता का गृह प्रवेश करवाया। उसके बाद ममता ने अपनी गाय ले जाकर घर के पीछे बांध दी। गाय माता, ये नई जगह है, धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। ममता, तुम मेरी फिक्र मत करो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि विक्रम ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। इतने में वहाँ पर उसकी ननद और जेठानी आ गई। चलो अंदर चलो, यहाँ अपनी गाय से मत बतियाओ। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी खाना बनाओ हम सबके लिए। ठीक है भाभी। ममता ने सबके लिए खाना बनाया। सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। इधर सास, जेठानी और ननद आपस में उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। विक्रम के सामने अगर इसे कुछ कह देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। एक बार इस घर का वारिस आ जाए, फिर हम लोग उसे ले लेंगे और इस औरत को यहाँ से भगा देंगे। क्या बात है माँ, ये आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया। खैर अगले दिन दोनों भाई काम पर चले गए। उसकी सास, ननद और जेठानी ने ममता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहले सबके कपड़े धुलवाए, फिर पूरे घर की साफ सफाई करवाई। उसके बाद, ये ले पैसे, बाजार से सब्जी लेकर आ, सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। सासू माँ, सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, थोड़ी देर में ले आऊंगी। इतने में ममता की सास ने उसके बाल पकड़ लिए। छोड़िए सासू माँ, आज के बाद मेरी भाभी की और माँ की बात टाली तो अभी तो सिर्फ माँ ने तुम्हारे बाल पकड़े हैं, आगे डंडों से मारेंगे तुमको। चलो जल्दी से सब्जी लेकर आओ। ममता ने पैसे लिए और रोती हुई बेचारी सबसे पहले तबेले में आ गई। मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम यहीं आराम करो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ।
पक्का तुम सब्जी ले आओगी? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारा सारा काम मैं ही तो करती थी, भूल गई क्या? इधर लाओ पैसे। पैसे लेकर उसकी गाय मटकती हुई सब्जी मार्केट चली गई। आसपास के लोग उसे देख रहे थे। अरे भाई साहब, 5 किलो आलू, 2 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज दे दो। अरे क्या बात है गाय माता, तुम तो इंसानों की तरह बात कर लेती हो। अगर इंसान जानवरों वाली हरकतें कर सकता है तो क्या जानवर इंसानों की तरह बोल भी नहीं सकता? गाय माता, तुमने तो बड़ी गहरी बात कर दी। अभी देता हूँ सब्जी। सब्जी वाले ने सारी सब्जी पैक करके गाय की सींग में टांग दी। उसके बाद गाय ने उसे पैसे दिए और वहाँ से मटक मटक कर जाने लगी। गांव की कुछ औरतें बड़े ध्यान से उसे देख रही थीं। अरे अरे वो देखो, गाय कैसे सब्जी लेकर जा रही है मटक मटक के। ये गाय तो बिल्कुल इंसान वाले काम कर रही है, लगता है ये कोई साधारण गाय नहीं है। खैर, गाय सब्जी लेकर आई और ममता को दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद ममता ने सब्जी ले जाकर अपनी सास को दे दी, फिर अपने कमरे में चली गई। सास, जेठानी, ननद तीनों हैरान हो गई। सुबह से हम इस चुड़ैल से सारा काम करवा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे घर की साफ सफाई करवाई, कपड़े धुलवाए, फिर भी ये इतनी जल्दी बाजार से सब्जी ले आई। अभी तो बोल रही थी बहुत थक गई है। अरे माँ, इन गवार औरतों में बहुत दम होता है। चलो अब जल्दी से खाना बनाने को बोलते हैं। उन लोगों ने तुरंत ममता से खाना भी बनवाया। रात में दोनों भाई काम से लौट आए और खा पी कर सो गए। रात में उसकी गाय जोर जोर से रंभाने लगी, तभी उसकी सास की नींद खुल गई। जब से ये गाय आई है हमारा जीना दुश्वार हो गया है, कल इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे सो जाओ चुपचाप, मच्छर काट रहे होंगे इसलिए रंभा रही होगी। अगले दिन सास, ननद और जेठानी तबेले में गई तो देखा वहाँ पर गाय ने ढेर सारा गोबर कर रखा था। ममता, जल्दी से आ यहाँ पर। आवाज सुनकर ममता दौड़ी चली आई। क्या हुआ सासू माँ? जब से तुम्हारी गाय यहाँ आ गई है हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। जब मन होता है तब चिल्लाने लगती है और देखो कितना गोबर कर रखा है इसने, चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। इसको यहाँ से भगा दो, जानवर जंगल में अच्छे लगते हैं, घरों में नहीं। सासू माँ, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इन्हें मैं खुद से अलग नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर वही गांव की औरतें आ गईं जिन्होंने उस दिन गाय को सब्जी लाते हुए देखा था। अरे कौशल्या, ये तुम्हारी बहुरिया की गाय है, ये तो हमें पता ही नहीं था। कल हमने देखा ये गाय सब्जी वाले से सब्जी खरीद कर ला रही थी। इंसानों वाले सारे काम कर लेती है ये, इससे क्यों भगा रही हो फालतू में? ओह सासू माँ, तो अब समझ आया कल इतनी जल्दी सब्जी कैसे आ गई थी। अपना काम अपनी गाय से करवा लेती है ये गंवार औरत। तो क्या हुआ जेठानी जी, सब्जी तो वक्त पर आ गई थी ना। मेरी गाय बहुत सारे कामों में मदद किया करती थी। इतनी अच्छी गाय को तुम लोग भगाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो औरतें चली गई। गांव वालों के दबाव की वजह से अब उसकी सास गाय को भगा भी नहीं सकती थी। तो ऐसे ही वक्त बीत रहा था और कुछ दिनों बाद ममता गर्भवती हो गई। रात में पूरा परिवार खाने की टेबल पर। मुबारक हो विक्रम बेटा, बहुत जल्द इस घर का नया चिराग आने वाला है। हाँ पिताजी, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है हम सब के लिए। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोच रखा था हुआ उसका उल्टा। ममता ने बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। इस बात पर उसकी सास, जेठानी और ननद तीनों बहुत नाराज हुए। उस रात, कल विक्रम और विजय काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं, उसके बाद बताती हूँ उस चुड़ैल को। अगले दिन विक्रम और उसका बड़ा भाई काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उसके बाद ममता की सास, ननद और जेठानी उसके कमरे में आई। हमने सोचा था तू एक लड़के को जन्म देगी जो हमारे घर का चिराग बनेगा, पर तूने तो अपनी जैसी लड़की पैदा कर दी। अपनी बेटी को उठा और भाग जा इस घर से, यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अब यहाँ पर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस घर से नहीं भागी तो हम आपकी गाय को गायब कर देंगे, फिर आप उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। नहीं नहीं, मेरी गाय माता को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तो तुरंत भाग जा यहाँ से। ममता ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और गाय को लेकर गांव के बाहर निकल गई। शाम का वक्त था, आसमान में बिजली कड़कने लगी। हे भगवान, मेरी गाय माता बेचारी भूखी है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से भगा दिया, अब मैं तुमको खाना कैसे खिलाऊं माता। इतने में वहां से प्याज बेचने वाला निकला। भैया, थोड़े से प्याज दे दो, मेरी गाय माता भूखी है। बहन जी, गाय को चारा खिलाओ, प्याज नहीं खिलाते। इतने में ममता ने उसके ठेले से एक प्याज उठाया और गाय को खिलाने लगी। अजीब औरत है,
खैर वो आदमी वहां से चला गया। इधर गाय ने जैसे ही प्याज खाया वैसे ही उसके शरीर पर प्याज उगाए। ममता ये देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ गाय माता? एक बार फिर से आसमान में जोरदार बिजली कड़की और घनघोर बारिश के साथ ममता की माँ की आत्मा प्रकट हुई। माँ आप? हाँ बेटी, मैं। जिन लोगों ने मेरी बच्ची को तकलीफ दी है वो सब बर्बाद हो गए। खैर, गाय माता को मैंने ऐसी शक्तियां दी हैं जिससे जो भी तुम इन्हें खिलाओगी वो तुरंत इनके शरीर पर उगने लगेगा। जंगल के अंदर जाओ, रहने का भी इंतजाम कर दिया है। इतना बोलकर उसकी आत्मा गायब हो गई। ममता अपनी बच्ची और गाय को लेकर जंगल के अंदर गई तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झोपड़ी और तबेला दोनों बने हुए थे। ममता, तुम्हारी माँ ने तो हमारी पूरी मदद कर दी। अब कल तुम मुझे अलग अलग फल सब्जियाँ खिलाना, फिर मेरे शरीर पर सारे फल सब्जियाँ उगने लगेंगी। अगले दिन ममता ने वैसा ही किया। जंगल से अलग अलग फल और सब्जियां गाय को खिलाई और देखते ही देखते गाय के शरीर पर उगाई तो ममता की जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी। उधर कुछ दिनों बाद विक्रम अपने भाई के साथ वापस फटी हालत में आया तो देखा उनका पूरा परिवार निढाल होकर पड़ा था। माँ, पिताजी, बहन, ये सब क्या हो गया? बेटा, पूरे गांव में अकाल पड़ गया है। पूरा गांव भूख से मर रहा है। 50 लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी, पर तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? माँ, जिस कंपनी में हम काम करते थे वो कंपनी तो बंद हुई। उन लोगों ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। तभी वहाँ बाकी गांव वाले भी बीमार हालत में पहुँच गए। ये सब तुम्हारी माँ के पाप का परिणाम है। बेचारी की नवजात बच्ची और उस गाय समेत घर से भगा दिया। पता नहीं कहाँ दर दर भटक रही होगी। उस गाय का श्राप लगा है हमें। क्या? आप लोगों ने ममता को घर से भगा दिया? इतने में वहाँ पर ममता अपनी बच्ची और गाय को लेकर आ गई। गाय पर हरी हरी सब्जियां उगी हुई थी। ममता, ये सब क्या है? कहाँ थी तुम? गांव वालों, अब कोई भूखा नहीं मरेगा। ममता ने सारी बात गांव वालों और अपने ससुराल वालों को बता दी। उस दिन के बाद जब भी गांव वाले गाय को जो भी थोड़ा सा खिला देते थे वही उगाता था। गाय की वजह से उस गांव की भूखमरी तो खत्म हुई ही, ममता ने सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापार भी कर लिया। फिर एक रोज पूरे गांव के सामने, बहू, हम तीनों को माफ कर देना। पहले तो हमने लड़का लड़की में भेदभाव किया, फिर माँ जैसी गाय को सम्मान नहीं दिया। आज उसी गाय ने हम सबको बचा लिया। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। जब ममता ब्याह कर ससुराल आई तो अपनी तरह अपनी गाय पुष्पा को भी दुल्हन की तरह सजा कर लाई। गाय ने भी साड़ी पहन रखी थी। भूरे भूरे बाल लहरा रहे थे। आंखों में काजल, कानों में बड़ी बड़ी बालियां, चूड़ियां सब पहन रखे थे उसने। माँ, सबसे पहले इस कार्टून जानवर को यहाँ से हटाओ। मुझे बहुत बदबू आ रही है। सही कह रही है बेटी। बहू, पहले अपनी गाय को घर के पीछे बांध कर आ, उसके बाद तेरा गृह प्रवेश होगा। ठीक है सासू माँ। गौरी ने उसे घर के पीछे वाले हिस्से में बांध दिया। पुष्पा, तुम यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा हालचाल लेने आऊंगी, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी। गौरी, तुम मेरी चिंता मत करो, ये तुम्हारा नया परिवार है, उनके साथ रहो। खैर, गौरी वहाँ से चली गई। गृह प्रवेश के बाद उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। सबको उसका खाना भी पसंद आया। चलो, कम से कम अब खाना बनाने की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा खाना बना लेती हो तुम गौरी। खाना पीना खाकर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पुष्पा की भी आवाज आ रही थी। इधर गौरी के सास, ससुर और ननद तीनों आपस में बातें करने लगे। मम्मी पापा, भैया तो पहले दिन ही भाभी के गुलाम बन गए। आते ही उनके खाने की तारीफ कर दी। गवार भाभी के यहाँ जाने से मोहल्ले में हमारी इंसल्ट हो जाएगी। देखो उसकी गाय कितनी जोर जोर से रंभा रही है। बेटी, तू चिंता मत कर, कल विक्रम काम के सिलसिले में बाहर चला जाएगा, फिर हम इसकी खबर लेंगे। अगली सुबह विक्रम बाहर चला गया। इधर गौरी के सास, ससुर और ननद जब घर के बाहर निकले तो देखा चारों तरफ गोबर पड़ा हुआ था। इस गंवार औरत के साथ हमें रिश्ता ही नहीं करना चाहिए था। तभी वहाँ पर मोहल्ले के कुछ आदमी और औरतें भी आ गईं। भाई साहब, ये क्या नौटंकी फैला रखी है? ये गांव नहीं शहर है। हमारे घरों तक गोबर की बदबू आ रही है। अपनी बहू को समझा लो, वरना आप लोगों को इस मोहल्ले से बेदखल कर देंगे। हाँ, सुन लिया, अब इस औरत को और उसकी गाय को यहाँ से भगाना ही होगा। तीनों जब घर के पीछे तबेले में गए तो देखा गौरी बड़े प्यार से अपनी पुष्पा को खाना खिला रही थी। मेरी पुष्पा को रात में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? रात को मच्छर तो नहीं काटे?
इतने में पीछे से उसकी सास ने उसके बाल पकड़कर उठा दिए। आ, 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 आ। दो कौड़ी की गवार औरत, भला कोई गाय का भी मेकअप करता है? हाँ, उसे कपड़े पहनाता है। माँ, ये सब बाद में पूछना। सासू माँ, मेरे बाल छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो अभी शुरू हुआ है, जल्दी से अपनी गाय को यहाँ से भगा दे, वरना ये दर्द तुझे रोज मिलेगा। इतना बोलकर वो तीनों वहां से चले गए। गौरी बेचारी अपना सर पकड़कर रह गई, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। तभी पुष्पा ने बड़े ही प्यार से गौरी के सर को चूमा। अब तो दर्द नहीं हो रहा गौरी, तुम बचपन से ही मेरा सारा दर्द अपने अंदर क्यों ले लेती हो पुष्पा? मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे रहते तुम्हें कभी कोई दर्द नहीं हो सकता। खैर, गौरी जाकर खाना बनाने लगी। इधर अब पुष्पा का सर दर्द होने लगा, क्योंकि उसने गौरी का सारा दर्द अपने ले लिया था। इसकी सास ने तो बहुत तेज बाल पकड़ लिए थे। कोई बात नहीं, मैं ये दर्द सह लूंगी, पर गौरी को कभी कोई दर्द नहीं होने दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन। इतने दिन बीत गए और तेरी पुष्पा अभी तक यहीं पड़ी हुई है। इसे मायके छोड़कर आपने? सासू माँ, ससुर जी, ननद जी, मैंने अपनी पुष्पा को समझा दिया है, वो अब इधर उधर गोबर नहीं करती। माँ, लगता है लातों की भूत बातों से नहीं मानेंगे। सही कह रही हो बेटी, मैं अपनी बेल्ट लेकर आता हूँ। अब तीनों ने मिलकर उसे बहुत मारा। उसे इतना मारा कि बेचारी ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रही थी। उम्मीद है अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। चल, अब जाके खाना बना। वो बेचारी लंगड़ाते हुए किसी तरह किचन में पहुंची। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुष्पा को खुद से अलग नहीं होने दूंगी। पुष्पा खिड़की से गौरी को देख रही थी। गौरी मेरे लिए कितना कष्ट सहती है। खैर, पुष्पा वहां से चुपचाप चली गई। इधर खाना बनाने के बाद जब गौरी धीरे धीरे लंगड़ाते हुए ससुराल वालों को खाना दे रही थी, तभी अचानक वो लड़खड़ाते हुए गिर गई और सारा खाना भी जमीन पर गिर गया। इतने में उसकी सास ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। बेगैरत औरत, हमारे सामने नाटक करती है, हैं? जा, दोबारा खाना बना कर ला। बेचारी फिर से लंगड़ाते हुए गई और खाना बना कर लाई। ससुराल वाले सारा खाना खा गए, उसके लिए बचाया तक नहीं। इसलिए गौरी बेचारी बिना कुछ खाए पिए ही सो गई। तभी पुष्पा किसी तरह गौरी के कमरे में आई, उसके माथे पर चूमने लगी और उसका सारा दर्द लेकर वापस तबेले में आ गई। बेचारी को कितना दर्द दे दिया था इसके ससुराल वालों ने। वहीं सुबह जब गौरी सोकर उठी तब कल रात मेरा पूरा बदन दर्द हो रहा था, पर अचानक सारा दर्द गायब कैसे हो गया? समझ गई, बेचारी पुष्पा ने मेरा सारा दर्द ले लिया होगा। जाकर उसे हल्दी का लेप लगा देती हूँ। गौरी तुरंत हल्दी का लेप लेकर गई और पुष्पा को लगाने लगी। पुष्पा, तुम मेरा दर्द बार बार मत लिया करो। जब तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा दर्द नहीं ले सकती? तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद पुष्पा और गौरी दोनों को उल्टी होने लगी। जब डॉक्टर को बुलाया गया तो पता चला कि गौरी और पुष्पा दोनों ही गर्भवती हो चुकी हैं। ये तो गर्भवती हो गई। अगर ये बात विक्रम को पता चली तो सब कुछ छोड़कर वो यहाँ आ जाएगा और फिर हम इन दोनों को घर से भगा नहीं पाएंगे। अरे, हम उसे बताएंगे ही नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? खैर, रात में खाना पीना बनाने के बाद गौरी अपनी गाय के पास जाकर बैठ गई। उसके बाल संवारने लगी, उसे नए नए कपड़े पहनाने लगी। गाय ने अपनी पूंछ से ही खुद का मेकअप भी किया। गौरी, अब मैं भी तुम्हारी तरह माँ बनने वाली हूँ, इसलिए हर रोज मेकअप करूंगी ताकि मेरा बछड़ा भी मेरी तरह खूबसूरत पैदा हो। हाँ पुष्पा, मैं भी अब बहुत खुश हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। हर रोज गौरी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे, लेकिन गौरी टस से मस नहीं हुई। जब भी उसे दर्द होता, पुष्पा उसका सारा दर्द खींच लेती थी। फिर एक रोज ससुराल वालों ने अकेले में कोई योजना बनाई। देखो, आखिरी महीना चल रहा है। अब अगर हमने इसे घर से नहीं भगाया तो ये दोनों हमेशा के लिए टिक जाएंगी और हम अपनी तरफ से इसे घर से भगा भी नहीं सकते, क्योंकि कोई कारण नहीं है। मेरे पास कुछ गुंडे हैं, उनका सहारा लेता हूँ। उसका ससुर गुंडों से जाकर मिला। ये रही फोटो और ये लो 10,000। बाकी के काम होने के बाद उस औरत को इतना मारना कि उसकी याददाश्त चली जाए। टेंशन ना लो सेठ। इतना बोलकर उसका ससुर घर वापस आ गया। उसके बाद
गौरी, घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, जाकर बाजार से ले आ। मेरा आखिरी महीना चल रहा है, ऐसे समय में मैं अकेले बाजार कैसे जाऊंगी? चुपचाप जाती है या फिर से डंडा उठाए? हाँ, नहीं नहीं, जाती हूँ। इतना बोलकर गौरी बेचारी अकेले ही बाजार गई और जब वो वापस लौट रही थी तब उन्हीं गुंडों ने गौरी को मारने के लिए दौड़ा लिया। रुक जा, आज हम छोड़ेंगे नहीं। हे भगवान, पता नहीं कौन है ये लोग। मैं ज्यादा देर दौड़ भी नहीं सकती वरना मेरे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। पुष्पा, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। अरे धीरे धीरे क्या भाग रहे हो? तेज दौड़ो, इसको इतना मारो कि इसकी याददाश्त चली जाए, वरना बाकी का पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही वो गुंडे गौरी को पकड़ने को हुए वैसे ही बीच में पुष्पा नाम की एक खूबसूरत गाय आ गई। उसने अपने चारों पैरों में चूड़ियां पहन रखी थी, होठों पर लिपस्टिक लगा रखी थी, दोनों कानों में बड़े बड़े झुमके पहन रखे थे और मेकअप भी कर रखा था। बड़े बड़े लंबे लंबे भूरे भूरे बाल उसकी शोभा में चार चांद लगा रहे थे। पुष्पा, अच्छा हुआ तुम आ गई। अरे ये गाय क्या बचा पाएगी? गाय माता तो बेचारी सीधी सादी होती हैं। लगता है तुम्हारी गाय भी गर्भवती है। गाय समझ के माता समझा है क्या? बाप है मैं। इतना बोलकर गाय ने अपनी पूंछ से पहले अपने बाल सही किए, फिर एक लात उस गुंडे को मारी जिससे वो आसमान में उड़ने लगा और किसी बहुत ऊंचे पेड़ पर जा गिरा। हाय रे, मेरा पिछवाड़ा तोड़ डाला रे। अरे ये गाय है या कुछ और? तू मेन गुंडा है ना? अब देख तुझे मैं कैसे मजा चखाती हूँ। अब उस गाय ने मेन गुंडे को अपनी पूंछ में लपेटा और आसमान में फेंक दिया। अरे बचाओ, कोई बचाओ। तो इस तरह उन गुंडों से गौरी को बचाकर पुष्पा सही सलामत उसे घर वापस ले आई, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले चौंक गए। सारा मोहल्ला भी वहाँ इकट्ठा था। ये सही सलामत वापस कैसे आ गई? 10 महीने होने को है, अभी तक इन लोगों ने अपनी गाय को यहाँ से नहीं भगाया। लगता है अब टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। अब मोहल्ले वाले ने उन्हीं गुंडों को पैसा देकर गौरी के ससुराल वालों की सुपारी दे दी। अगले ही दिन वो गुंडे उसके सास ससुर और ननद तीनों को मारने पीटने लगे। पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा हो गया। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें अपनी बहू को मारने के लिए पैसे दिए थे और तुम हमें ही मारने लगे। अरे देखो कितना बदतमीज आदमी है, अपनी ही बहू को ही मारने को सुपारी देता है। इन लोगों को छोड़ना मत। हाँ, बचाओ बचाओ। तो इस तरह वो गुंडे उसके ससुराल वालों को मार रहे थे, लेकिन तभी बीच में पुष्पा आ गई। पुष्पा ने फिर से एक गुंडे को उठाकर फेंक दिया, फिर दूसरे गुंडे को उठाकर फेंका। अरे यह तो वही गाय है, लेकिन आज हम इसका भी इंतजाम करके आए हैं। सभी गुंडों ने पुष्पा को चारों तरफ से घेर लिया और उसे मारने लगे। मोहल्ले वालों, मैं आज पहली बार बोल रही हूँ आप लोगों के सामने, ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार वाले मेरे साथ या गौरी के साथ कुछ भी करे, आप लोग कौन होते बीच में बोलने वाले? आज भले ही मैं कुर्बान हो जाऊं, पर मेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। उन गुंडों ने गाय को बहुत मारा, लेकिन फिर भी अंत में उसने अपनी सींग में उठा कर सारे गुंडों को खूब पटकनी दी। गुंडे डर कर भाग गए। गाय को बहुत चोट भी आ गई। पुष्पा, तुम ठीक तो हो ना? इससे पहले कि पुष्पा कुछ बोल पाती वो तुरंत बेहोश हो गई। उसके ससुराल वालों ने तुरंत जानवरों के डॉक्टर को बुलाया। बेचारी गाय को हम कितना बुरा समझते थे, खुद चोट खाकर इसने हमें आज उन गुंडों से बचाया। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? हाँ, गाय माता को मैंने बचा लिया है, लेकिन इनके पेट में जो बच्चा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरा परिवार ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब दवा देकर वहाँ से चले गए। उसके बाद पूरे मोहल्ले ने गौरी के ससुराल वालों से और पुष्पा से माफी मांगी। पुष्पा, हमें माफ कर दो, इंसानों से अच्छा दिल तो जानवरों का होता है, ये हमें आज पता चला। हाँ पुष्पा, गाय को माता क्यों कहते हैं ये भी हमें आज पता चल गया है। गौरी, तुम्हारे साथ भी हमने बहुत बदतमीजी की, हमें माफ करना। कोई बात नहीं सासू माँ, अंत भला तो सब भला। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं।
जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए।